हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बाबू बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 2 की, कलेक्शन ऑफ डेटा की। बाबू शुरू में हमने डेटा के बहुत सारे टाइप पढ़े, इंटरनल डेटा, एक्सटर्नल डेटा, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा। बाबू उसके बाद हमने मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा पढ़ना शुरू करा था। 6 अलग अलग मेथड से प्राइमरी डेटा कैसे इकट्ठे होते हैं वो पढ़ा है, ठीक है ना। 6th मेथड का नाम पढ़ रहे थे, उसकी डीमेरिट्स रह गई थी बेटा, उसकी चर्चा करनी है बेटा। 6th मेथड, लास्ट मेथड हमारा था क्वेश्चनएयर फिल्ड बाय एन्यूमरेटर्स। याद आ रही है बात। इससे पहला मेथड था मेल्ड क्वेश्चनएयर, जहां हम चिट्ठी के थ्रू या ईमेल के थ्रू क्वेश्चनएयर भेज देते थे, वहां से चिट्ठी आ जाए या ईमेल आ जाए ऐसा एक्सपेक्ट करते थे। यहाँ क्या होता है, एन्यूमरेटर को ही भेज देते हैं चिट्ठी ले, मतलब क्वेश्चनएयर लेके कि तू ही फिल करके लाइयो, ठीक है जी। पर बाबू इस मेथड की भी अपनी कमियां हैं। वैसे मैं बता देता हूं, मैंने तो सारी कमियां कल बता दी थी, बस वो लिस्ट वाइज नहीं थी, तो बेटा हो सकता है ना पता लगाओ। इधर देखना मेरी तरफ। सर पहली कमी, एक्सपेंसिव पड़ेगा। सर चिट्ठी भेजना या ईमेल करना, ईमेल तो एट जीरो कॉस्ट अवेलेबल है आपको, चिट्ठी भेजोगे फिर भी सस्ता पड़ेगा। एन्यूमरेटर जाएगा बेटा, खर्चे कितने करोगे। और मैंने ये भी बता दिया था बेटा, ऐसा क्योंकि मेथड एक्सपेंसिव पड़ता है इसलिए प्राइवेट सेक्टर कभी ये मेथड यूज ही नहीं करता। ये मेथड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही कर पाती है यूज, ज्यादातर केसेस में तो यही देखा गया, ठीक है जी। उसके बाद बेटा अवेलेबिलिटी ऑफ एन्यूमरेटर। सर ये दूसरी बड़ी लिमिटेशन है, अगर एन्यूमरेटर स्किल्ड नहीं है, सेमी स्किल्ड नहीं है, लोकल लैंग्वेज से अवेयर नहीं है, तो काम फिर भी नहीं चलेगा। तीसरी बात, टाइम कंज्यूमिंग। एक आदमी के पास एन्यूमरेटर जा रहा है, क्वेश्चन लेकर 20 क्वेश्चन है, आराम से लगा हुआ है, 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये क्या है, पौना घंटा एक आदमी पे लगा रहे हो, और कितना टाइम कंज्यूमिंग, 20,000 लोगों पे सर्वे करना, पागल हो गया। सीधी सी बात है, एक आदमी पे पौना घंटा लगाओगे, कितने एन्यूमरेटर रख लोगे भैया, कितनों की सैलरी पे कर लो, कितना एक्सपेंसिव, कितना टाइम कंज्यूमिंग, समझदार हो आप, ठीक है जी बाबू। उसके बाद नॉट सुटेबल फॉर प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन, ऑलरेडी बता चुका हूं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बस की बातें इतना खर्चा करना। पार्शियल, सर अगर एन्यूमरेटर बिक जाए तो फिर क्या रिजल्ट आएगा, फिर तो कुछ नहीं। कई बार होता है ना, वो कहता है खुद ही फिल कर दे अपनी मर्जी से, एन्यूमरेटर बैठा हुआ है साइड में, फटाफट से आंसर चिपका दे, तो वह फिर तो क्या ही कंक्लूजन ड्रॉ कर पाओगे ऐसे डेटा से, कुछ भी नहीं। क्लियर है जी, 1 मिनट में क्लियर हो गया टॉपिक, आगे बढ़ाएं बाबू। दूसरा टॉपिक, हद से ज्यादा सिंपल, हद से ज्यादा सिंपल। आओ जी प्यारे बच्चों, 1 मिनट तो भी क्लियर करते हैं। क्वालिटीज ऑफ अ गुड क्वेश्चनएयर। बेटा एक अच्छे क्वेश्चनएयर में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, मैं बता देता हूं बेटा। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो हमने बुक लगवाई है टीआर चैन वीके और सर की, उस बुक में नहीं है। मैं उस डिटेल्ड फॉर्म में इस चैप्टर को करा रहा हूं, काफी टॉपिक नहीं थे उसमें जो मैंने कराए हैं आपको नोट्स में, वो मैंने इसलिए करा दिया बेटा, टीचर्स 11th क्लास में कुछ ज्यादा वो शेयर कर देते हैं, बच्चा मेरे पास नहीं पढ़ता, चलो उसको थोड़ा सा टॉर्चर किया जाए। ये टॉपिक वहां है नहीं, मैंने जानबूझ के कराया, मुझे पता है ये दे सकते हैं वो, इसके प्रोबेबल चांसेस हैं पेपर में, ठीक है जी। चलो खैर पढ़ना शुरू करते हैं बाबू। एक अच्छे क्वेश्चन में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। सबसे पहली क्वालिटी, बहुत सिंपल सिंपल बातें जल्दी जल्दी उड़ाते जाते हैं। सर समझदार को इशारा कर, लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन। सर अगर क्वेश्चन दे दो 100-150 क्वेश्चन का, क्या होगा, कोई इंटरेस्टेड होगा उसको फिल करने में। सर लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन रखो, 10, 15, 20, जिसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन और कम रखो तो ज्यादा अच्छा। सर लोग इंटरेस्ट दिखाएंगे, फिर सारा डेटा आप कलेक्ट कर पाओगे अपने मन मुताबिक का। बहुत ज्यादा क्वेश्चन भरोगे, ज्यादा सब्जेक्टिव क्वेश्चन भरोगे, कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा आपका क्वेश्चन यार, कभी कोई फिल ही नहीं करेगा ईमानदारी से। समझ में आ रही है बात, सिंपल है बात बाबू। सेकंड हेडिंग है सिंपलिसिटी। बेटा लैंग्वेज ऐसी लिखो जो इजी टू अंडरस्टैंड हो, बहुत सिंपल भाषा हो। कॉम्प्लेक्स करते जाओगे, हर इंसान अपने हिसाब से उसका मतलब ड्रॉ करने की कोशिश करेगा, फिर बेटा आपको करेक्ट डेटा मिलेगा, ठीक है जी। आगे बढ़ाते हैं बात को बेटा। प्रॉपर ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन, सबसे काम की बात है ये। सर एक अनाड़ी तो ऑर्डर ऐसा भी रख सकता है, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड पहला क्वेश्चन पूछ ले आपकी इनकम कितनी, छठा क्वेश्चन पूछे आपका नाम क्या। ये सबसे बड़ी बेवकूफी होती है क्वेश्चनएयर की। पहले नाम पूछो, एज पूछो, एड्रेस पूछो, एरिया पूछो, उसके बाद शुरू करो क्वेश्चनएयर,
ठीक है जी, प्रॉपर ऑर्डर होना चाहिए क्वेश्चन का, ये नहीं सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाओ, पहले तो मेरे मतलब की चीज बता दे, तेरी इनकम कितनी, बाद में बताता रहियो नाम तो, ठीक है जी। ऐसे भी बाबू इंटरेस्ट बिगड़ जाता है सामने वाले का, वो कहता है ये बढ़िया आदमी है। चलो जी आगे बढ़ाते हैं बात को। बाबू नो अनडिजायरेबल क्वेश्चन, बेटा ऐसे क्वेश्चन ना पूछे जाएं जो पर्सनल बात हो, कोई आंसर नहीं करना चाहेगा बेटा ऐसी चीजों का, ठीक है ना। एक पर्सनल बात तो यही होती है, इनकम मेल के लिए सबसे हार्टिंग चीज होती है ये, आप उससे उसकी इनकम पूछो, सच बात है ये, कोई नहीं बताना चाहता और कभी कोई बताएगा भी नहीं भाई, ठीक है जी। कईयों को होता है सिक्की मारो, ज्यादा से ज्यादा बताओ, कईयों को होता है मुझे नजर लग जाएगी, कम से कम बताओ, ठीक है जी। तो बाबू ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा ही ना जाए तो ज्यादा अच्छा। आगे बढ़ाते हैं बात को, नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन, सर कोई कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन नहीं, ठीक है ना। और कंट्रोवर्सी इंडिया में ना ज्यादातर दो बातों को लेकर ही होती है, एक रिलीजन, दूसरा पॉलिटिक्स। किसी के सेंटीमेंट को हर्ट ही ना करो, ऐसा कोई क्वेश्चन ही ना पूछो, किसी के सेंटीमेंट हर्ट ही नहीं होंगे, खत्म कहानी, आपको पक्का डेटा कलेक्ट होगा। आप कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन पूछोगे फाड़ के बिक देगा भाई साहब आपका क्वेश्चन है, ये पढ़ाते रहते क्वेश्चन है कर लेगा करता है, समझ में आ रही है बात, कोई कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन नहीं। आगे बढ़ाते हैं, कैलकुलेशन, सर बहुत काम का मुद्दा बेटा, अगर आपके क्वेश्चन एयर में कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन इन्वॉल्व है तो वो इन्वेस्टिगेटर को खुद ही करनी है, कोई भी कैलकुलेशन सामने वाले से मत कराओ, रिस्पोंडेंट से मत कराओ, अगर बार बार रिस्पोंडेंट से दो चार भी कैलकुलेशन कराओगे वो इरिटेट हो जाएगा, ये बढ़िया आदमी है भाई, सब कुछ ही मेरे ऊपर छोड़ रखा है, भैया उससे तो बस बॉक्स टिक करा लो, तो ज्यादा आसान है। अगर कहीं पर भी आपका क्वेश्चन यार कैलकुलेशन इन्वॉल्व करता है तो वो खुद ही कैलकुलेट करके आप दो, इन्वेस्टिगेटर ही करे वो काम, तो ज्यादा अच्छा, ठीक है जी। आगे बढ़ाते हैं बाबू, प्री टेस्टिंग पायलट सर्वे, देखो ये क्या होता है प्री टेस्टिंग पायलट सर्वे, अगर आप कोई सर्वे कंडक्ट करने जा रहे हो तो बाबू सबसे पहले आप उसका ट्रायल करते हो, उससे बोलते हैं बेटा प्री टेस्टिंग पायलट सर्वे। बाबू मान लो 20,000 लोगों पे सर्वे करना है, आपने कहा इनिशियली ट्रायल कर लेते हैं 100 लोगों पे, तो उसको बोलेंगे बेटा हम पायलट सर्वे कर रहे हैं। आपने 100 लोगों पे टेस्टिंग करी, आपने देखा एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को लेकर ना सब लोग दिक्कत महसूस कर रहे थे, इसका मीनिंग नहीं सही जा रहा था लोगों के दिमाग में, तो बेटा उस क्वेश्चन को ना रीफ्रेम कर दो अभी, ताकि जब आप 20,000 लोगों को दो तो बिल्कुल आसानी से उन्हें समझ में आए मतलब क्या है। क्लियर है बात, सिंपल। आगे बढ़ सकते हैं बाबू। उसके बाद इंस्ट्रक्शन, सर क्वेश्चन यार में सबसे पहली चीज इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, ये क्वेश्चन यार को फिल कैसे कैसे करना है, आपने किस पेन से करना है, एग्जाम देते हैं यही होता है ना, सबसे पहले एग्जाम देने की इंस्ट्रक्शन ही होती है ना कि दिस टू दिस क्वेश्चन एमसीक्यू है, कंटेन करते हैं 1 मार्क्स, दिस टू दिस क्वेश्चन 50 to 200 वर्ड्स में लिखने हैं, इतना कंटेन करते हैं मार्क्स, ऐसी तो इंस्ट्रक्शन होती है। क्वेश्चन यार में भी सबसे पहली चीज इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, कैसे फिल करना है, किस पेन से फिल करना है, ब्लॉक लेटर में करना है, कैसे करना है सब बताओ, ठीक है जी। उसके बाद क्रॉस वेरिफिकेशन, ये जरूर होना चाहिए, कुछ क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए जो क्रॉस वेरीफाई हो जाए। समझाने के लिए एक बात बोलूं, एग्जांपल देने के लिए, आप वही एनालिसिस कर रहे हो, वही सर्वे कर रहे हो जो मैं बताता हूं कि मैं कॉमर्स साइड के टीचर पे एनालिसिस कर रहा हूं, कितने कितने बच्चे एनरोल करते हो, तो मान लो मैंने 5वां या 6ठा क्वेश्चन पूछा कि आपके पास बच्चे किस रेंज में एनरोल हो जाते हैं, 0 to 50, 50 to 100, 100 to 150, ऐसे पूछा, तो किसी ने टिक किया 50 to 100, और मैंने पूछा फिर 10-15 क्वेश्चन के बाद या 5-4 क्वेश्चन के बाद मैंने एक और क्वेश्चन पूछ दिया, एग्जैक्ट नंबर क्या है इस ईयर आपके पास, तो इनका आंसर आ गया 82, मुझे पता लग गया ना, क्रॉस वेरीफाई हो गया ना कि ठीक है, ऐसे होता है क्रॉस वेरिफिकेशन। समझ में आ गई बात, तो क्रॉस वेरिफिकेशन भी कर दो, आपको पता रहेगा कि बंदा कितना सच बोल रहा है। आगे बढ़ जाए, लास्ट वन इज रिक्वेस्ट फॉर रिटर्न, सर अगर मेल्ड क्वेश्चन यार है तो लास्ट में आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि वो आपको वापसी भेज भी दे आपके पते पर, नहीं भेजेगा तो अगर फिल भी कर दे तो क्या यूज है उसका, डेटा तो इकट्ठा ही नहीं हुआ, कलेक्ट ही नहीं हुआ डेटा, तो क्लियर है बात। कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत आई, जितने भी मुद्दे थे बहुत सिंपल थे, आगे बढ़ सकते हैं हम। आओ जी बाबू, सोर्सेस ऑफ सेकेंडरी डेटा, सर बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है,
बेटा सेकेंडरी डेटा याद है आपको क्या था? ज्यादातर केस में सेकेंडरी डेटा क्या होता है बाबू? प्राइमरी डेटा क्या था? सोर्स ऑफ ओरिजिन पर इन्वेस्टिगेटर ने, एन्यूमरेटर ने डेटा इकट्ठा करा, अगर कलेक्ट करने के बाद उसने कहीं पब्लिश कर दिया तो बाबू वो क्या बन गया? सेकेंडरी डेटा। और पहला मेथड मेरा यही है, पब्लिश्ड सेकेंडरी सोर्सेस। मैं पहले बात करने जा रहा हूं पब्लिश सोर्सेस की, अनपब्लिश्ड की भी बात करूंगा। कुछ कुछ केस में बेटा अनपब्लिश्ड डेटा भी सेकेंडरी डेटा हो सकता है, उसकी भी बात मैं कर दूंगा आपसे, ठीक है जी। पब्लिश सोर्सेस की, अब पब्लिश कौन कौन करता है, मुद्दा ये उठता है। पब्लिश सोर्सेस में मैंने लिखा है ज्यादातर बेटा डेटा पब्लिश करने वाली कोई ना कोई गवर्नमेंट एजेंसी होगी, कोई ना कोई गवर्नमेंट बॉडी होगी, स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है, सेमी गवर्नमेंट हो सकती है, कोई बेटा कमेटी हो सकती है, कोई कमीशन हो सकती है, ऐसी ही अथॉरिटी डेटा पब्लिश करती है। रिगार्डिंग व्हाट? इंडिया का इन्फ्लेशन क्या चल रहा है, एम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, नेशनल इनकम क्या है, जीडीपी क्या है, ये सारे नाम बड़े कॉमनली सुन लेते होंगे आप। इंडिया में जीडीपी ग्रोथ 7.1% रही इस क्वार्टर की, इन्फ्लेशन रेट 4% रहा, डब्ल्यूपीआई होलसेल प्राइस इंडेक्स 3.5% रहा। ऐसे टर्म सुने कभी आपने? ये सब कौन करता है डेटा पब्लिश? यार गवर्नमेंट खुद कराती है, कुछ डेटा आरबीआई पब्लिश करता है, ठीक है जी। यही सारी बात इस पूरे पैराग्राफ में लिखी हुई है कि डेटा कौन कौन कैसे कैसे पब्लिश करता है। एक बार ये पढ़ना फटाफट से, जल्दी से। बाबू क्लियर है बात? आगे बढ़ सकते हैं सर? आगे मैं अब यही पढ़ाने जा रहा हूं कि बेटा कौन कौन सी अथॉरिटी डेटा पब्लिश करती है जो सेकेंडरी सोर्स बन जाते हैं, ठीक है जी। आओ बेटा, ऑफिशियल पब्लिकेशन ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। बेटा सबसे ज्यादा डेटा पब्लिश करती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। बहुत सारा डेटा इकट्ठा इनके पास होता है यार, रिसोर्सेज इन्हीं के पास है। हम इकट्ठा करा सकते हैं क्या बहुत ज्यादा डेटा? प्राइवेट सेक्टर में बहुत कम डेटा इकट्ठा करा सकता है, सबसे ज्यादा डेटा गवर्नमेंट ही इकट्ठा करा सकती है। मानते हो ना बात? रिसोर्सेज ही उन्हीं के पास है भैया, हमारे पास तो रिसोर्सेज ही नहीं है और हम ज्यादा स्टैट्स को इंपॉर्टेंस देते भी नहीं। समझ सकते हो इस चीज को? बेटा गवर्नमेंट सेंसस तो सभी जानते हैं, हर 10 साल बाद तो डेटा आता है ना पॉपुलेशन का हमारी। अब यार काम आसान समझते हो क्या आप? अब जितने प्राइवेट सेक्टर्स डेटा को चुराते हैं कि इतनी पॉपुलेशन होगी, 140 करोड़ होगी, 140 करोड़ होगी, कहां से चीख रहे हो आप? गवर्नमेंट ने पब्लिश करी भाई, किसी और ने थोड़ी पब्लिश करी। अगर आज आप चीख रहे हो कि हम हर साल जीडीपी में 7% ग्रोथ कर रहे हैं, पूरे पिछले 5 साल में हमारी ग्रोथ 7% से ज्यादा रही, कहां से चीख रहे हो आप? भाई गवर्नमेंट ने पब्लिश करके दिया डेटा, तभी तो चीख रहे हो आप ये बात। समझ में आ रही है बात? ज्यादातर डेटा पब्लिश कौन करता है बेटा? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। और जितनी इकोनॉमिक्स टर्म्स आपको लिखनी है इस एग्जांपल में लिख देना। जीडीपी लिख देना, नेशनल इनकम लिख देना, सेविंग्स की डिटेल लिख देना, इन्वेस्टमेंट की डिटेल लिख देना, इन्फ्लेशन की डिटेल लिख देना, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट लिख देना, सेंसस लिख देना, और जो कुछ समझ में है वो लिख देना। सारे एग्जाम्पल बैठते हैं उस पर, क्योंकि गवर्नमेंट ही देती है सारी डिटेल। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? आगे बढ़ सकते हैं बाबू। सेकेंड वन, सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन। बहुत काम की बात बेटा, कुछ डेटा ऐसा होता है जो गवर्नमेंट नहीं दे पाती, सेमी गवर्नमेंट देती है। सेमी गवर्नमेंट मतलब बाबू डिस्ट्रिक्ट लेवल की अथॉरिटीज, जैसे कि म्युनिसिपैलिटीज कह लो, या बाबू कुछ और अथॉरिटी का भी मैं एग्जांपल दे देता हूं। जैसे कि बेटा ये क्या बता पाती हैं आपको? डेथ रेट और बर्थ रेट। इनसे अच्छा कोई नहीं बता सकता, क्योंकि क्या होता है बाबू, मैं आपको क्लियर कर देता हूं एक चीज। भगवान ना करे कभी ऐसा हो, किसी की रिलेशन में कोई डेथ हो गई, आप शमशान घाट में जलाओगे, चाहे बेटा दफनाओगे कब्रिस्तान में, आपको डेथ सर्टिफिकेट चाहिए? क्या करना पड़ेगा? वो कब्रिस्तान, वो शमशान घाट आपको लिख कर देगा, आपको क्या करना पड़ेगा? नगर निगम में जाना पड़ेगा, वो सबमिट कराना पड़ेगा, वहां से डेथ सर्टिफिकेट तब बनकर आएगा, तब आप किसी भी बैंक अकाउंट में लगाओगे, पैसे रिलीज करा सकते हो। किसी प्रॉपर्टी के पेपर में लगाओगे तो प्रॉपर्टी का बेनामा कर सकते हो। डेथ सर्टिफिकेट के बिना कुछ नहीं कर सकते हो। डेथ सर्टिफिकेट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? उस शमशान घाट से, उस कब्रिस्तान से लिखवा कर लेकर जाना पड़ेगा। यानी कि म्युनिसिपैलिटीज के पास वो रिपोर्ट होगी बंदे की किस दिन डेथ हुई है, कौन सा शमशान घाट में जलाया गया, सब कुछ होगा। ये डिटेल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी नहीं दे सकती, ये लोकल लेवल अथॉरिटी ही दे सकती है। किस दिन कितने लोग जन्मे थे इस डिस्ट्रिक्ट में, कितने लोग मरे थे इस डिस्ट्रिक्ट में, कुछ रिपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी नहीं दे सकती। ये किसने दी आपको रिपोर्ट? सेमी गवर्नमेंट ने, डिस्ट्रिक्ट लेवल अथॉरिटी ने। क्या ये बात समझ में आई आपको? रौनक भाई मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, क्लियर है बात?
पक्का से एक और चीज का एग्जांपल दे देता हूं, सीएमओ अथॉरिटी सुनी है आपने, चीफ मेडिकल ऑफिसर होता है किसी भी डिस्ट्रिक्ट में। जब कोविड चल रहा था, आपको पता है आज कितने पेशेंट आए कोविड में, ऐसी डिटेल रोज आ रही थी, एक एक्सेल शीट आती थी ना बनी हुई, रोज आती थी ग्रुप में कि आज कोविड के इतने पेशेंट आए इस शहर में, इस, तो कौन लेता था वो डिटेल? सीएमओ देता था। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बैठी हुई एक अथॉरिटी है, सेमी गवर्नमेंट। क्लियर है बात? क्या मैं क्लियर हो अभी तक लेकर दोनों बातों को? पक्का से गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट दोनों टर्म क्लियर। आगे बढ़ाते हैं, पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट। बाकी तो खैर मैं बात चलो मैं कर लेता हूं, मैंने 3-4 इंस्टीट्यूट के नाम लिख दिए, तगड़े तगड़े डर जाओगे आप। एनसीईआरटी का नाम सबने सुना है, फुल फॉर्म नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल एंड रिसर्च ट्रेनिंग। क्या ये भी रिसर्च करती है? बिल्कुल करती है। एनसीईआरटी का काम ही है ये भाई, सिलेबस तो बनाना काम है ही है सर, रिसर्च भी तो करती है। कब कौन सा टॉपिक इस सिलेबस से हटाना है, कब कौन सा टॉपिक इंट्रोड्यूस करना है। हम बचपन में जब भी हिस्ट्री पढ़ रहे थे सब मुगल्स ही पढ़ रहे थे, काफी चैप्टर हटा दिए गए। किसने डिसाइड करा? एनसीईआरटी ने डिसाइड करा, उसकी रिसर्च ने डिसाइड करा हटने चाहिए। हम ऐसे लोगों की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं जिनका काम ही नहीं हमारी हिस्ट्री में, इनको भूल जाना ही बेहतर है। ठीक है ना जी बाबू। एक और बॉडी है आईसीएमआर, मैंने यहां पर लिखा नहीं, शायद आपने नाम सुना हो, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। आईसीएमआर बड़ा नाम सुना होगा, कोविड में बड़ा नाम, यही बताती थी, अपनी रिसर्च रिपोर्ट देती थी कि आज हमने ये वैक्सीन का सर्वे करा है 100 लोगों पर, एक्यूरेसी आई है 50%, 60%। जब तक 80% से ऊपर नहीं गई तब तक तो वैक्सीन मानी नहीं हमने। आईसीएमआर मेडिकल से रिलेटेड सर्वे करता है, रिसर्च करता है और अपनी रिपोर्ट पब्लिश करता है। तो अब वो बहुत सारी रिसर्च इंस्टीट्यूट भी हैं जो डेटा पब्लिश करते रहते हैं। एनसीईआरटी और आईसीएमआर का नाम मत भूलना। ठीक है जी, आगे बढ़ सकते हैं बाबू। इंटरनेशनल पब्लिकेशन, अब यार ये भी तो बहुत तगड़ी बॉडी है। कुछ चीजें भाई, बहुत सारी इंटरनेशनल बॉडी का नाम सुना होगा, यूएनओ सबसे फेमस है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसके नीचे काम करने वाली बॉडी भी है बाबू, WHO। मैं कहता हूं कोविड को दिमाग में रख लो, पूरा टॉपिक लिख दोगे। WHO ने कोई रिसर्च पेपर पब्लिश नहीं करा, उसने तो करा ही है कि अमेरिका में सबसे ज्यादा पेशेंट हैं, फिर चाइना में पेशेंट हैं। बाबू आपको पता है WHO सबसे ज्यादा रो रहा था कि इंडिया को हम बचा नहीं पाएंगे जब कोविड शुरू हुआ पहले दिन, ये पता है आपको? भाई क्या ही बोल लो फिर तो मैं। हाँ, WHO का तो कहना था, ऐसा था इंडिया और चाइना को नहीं बचा पाएंगे हम। बाबू क्योंकि ना हमारे पर स्क्वायर किलोमीटर में, मतलब हमारे इंडिया की डेंसिटी बहुत ज्यादा है। डेंसिटी समझते हो ना, इतना तो समझते हो ना कि अगर मैं 1 किलोमीटर का स्क्वायर बना दूं तो कितने लोग रिसाइड करते हैं, वो डेंसिटी कहलाता है। ठीक है जी भाई, हमारी मेट्रोपॉलिटन सिटी में ना 1-1 हजार लोग से भी ज्यादा रहते हैं। एक डेंसिटी मतलब इंडिया की 1-1 हजार से भी ज्यादा है, 3-3 हजार भी है भाई। दिल्ली मुंबई भीड़ इतनी है, तो वहां तो आप डिस्टेंस कह रहे हो जी 5 मीटर 10 मीटर दूर चाहिए। हम WHO सोच रहे हैं डिस्टेंस मेंटेन कैसे करेंगे गधे, इतनी भीड़। तभी तो WHO को डर लग रहा था कि इंडिया नहीं बच पाएगा, और इंडिया में सबसे कम केसेस चल रहे थे। इम्यूनिटी, मोमोज कम खाए थे हमने। चलो लेट इट बी बाबू। ये समझ में आता है, इंटरनेशनल बॉडीज भी बाबू, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी रिपोर्ट पब्लिश करती हैं, रिसर्च पेपर करती हैं। WHO ने पूरे कोविड दिया है रिसर्च पेपर। ठीक है जी। वैसे और भी इंटरनेशनल बॉडी है, यूएनओ है, WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक है, किसी का भी एग्जांपल लिख सकते हो पांचों में से। ठीक है जी, आगे बढ़ाते हैं बेटा बात को। प्राइवेट पब्लिकेशन सर रेयर है, पर एक एग्जांपल हमेशा समझ सकते हो बाबू। उस एग्जांपल में ना ये लिख देना, शायद आपको याद भी रहे, BST की वजह से। बाबू मैंने इंडिया में 2 स्टॉक एक्सचेंज की बात हमेशा करी है, BSE और NSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये कहां पर है? बॉम्बे, दलाल स्ट्रीट। हाँ, जगह का नाम है, जगह का नाम ही है
बॉम्बे में जगह है, मुंबई मतलब तो बॉम्बे कहाँ रहा बाबू, बोलते हैं दलाल स्ट्रीट पर है भाई, जगह का नाम ही है भाई। ठीक है जी, आओ मेरी तरफ देखो सर, ये भी तो रिसर्च पेपर देता रहता है, ये भी रिसर्च पेपर देता रहता है कि इतने करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट हर मंथ आ रही है इकोनॉमी में, इतनी कंपनियां आ रही हैं इस सेक्टर में। तो सर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी तो रिसर्च पेपर देती रहती हैं, ये भी तो पब्लिश करती रहती हैं डेटा। ठीक है जी, एग्जाम्पल बेस्ट है, ये याद रख लोगे तो अच्छा रहेगा। वैसे मैंने यहां स्टॉक एक्सचेंज वर्ड लिख दिया था, याद रह जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ाते हैं बात को। रिपोर्ट ऑफ कमिटीज एंड कमीशन, इधर देखना सर, कुछ कमिटीज कुछ कमीशन गवर्नमेंट है, ये सब गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट कमेटी और गवर्नमेंट कमीशन भी बेटा अपने पेपर पब्लिश करती रहती हैं। सर और किसी का नाम सुना ना हो, प्लानिंग कमीशन का नाम सुना है? पता क्या करती है प्लानिंग कमीशन? 5 ईयर प्लान बनाती है। अब मुझे लगता है सबने सुना होगा, डोंट टेल मी मैंने नाम नहीं सुना, मैं वो तो लगाऊंगा। प्लानिंग कमीशन क्या करती है? 5 ईयर प्लान बनाती है। और आपको बताता हूं, हर साल जब भी 5 ईयर प्लान बनता है, अब तो इंडिया में बन ही नहीं रहा, 2017 में मोदी जी ने डिक्लेयर कर दिया था हम कोई 5 ईयर प्लान नहीं बनाएंगे, इसको बोलेंगे डिफेंस प्लान, सिर्फ डिफेंस के प्लान करेंगे और किसी चीज का प्लान नहीं करेंगे। और आपको बता देता हूं, इसका डॉक्यूमेंट आता है हर 5 साल के बाद, पूरा पढ़ लेना, अखबारों में छपा हुआ आता है, कहीं से डाउनलोड कर लेना। प्लानिंग कमीशन देता है। आपको पता है प्लानिंग कमीशन का हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जो भी प्राइम मिनिस्टर होगा, जो भी उस चेयर पे बैठा होगा, ऑटोमेटिकली प्लानिंग कमीशन का हेड बन जाएगा। एनसीईआरटी का हेड पता है कौन होता है? एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जो एजुकेशन मिनिस्टर बनेगा वो ऑटोमेटिकली एनसीईआरटी का हेड बन जाएगा, लीड करेगा एनसीईआरटी को। गुड मॉर्निंग, काम की बात भी जान लिया करो कुछ दुनिया में। स्नैपचैट की अपडेट वो सब पता है तुम्हें। आओ इधर देखना बाबू, बस आखिरी 2 बातें 2 मिनट की और खत्म करो, पैक करो। पब्लिकेशन ऑफ ट्रेड एसोसिएशन। सर कुछ ट्रेड एसोसिएशन भी है जो अपनी रिसर्च डालती रहती है न्यूज़पेपर में। मैं बात कर लेता हूं, पहले ट्रेड एसोसिएशन के बारे में जान लो। सर सहारनपुर में एक ट्रेड एसोसिएशन है, सहारनपुर व्यापार मंडल, सबने सुना है ना? या आपके फादर की किसी मार्केट में शॉप हो तो आप देखोगे उस मार्केट में भी उन्होंने एक ट्रेड एसोसिएशन बनाई हुई है। मान लो मोरगंज में दुकान है तो बाबू मोरगंज के व्यापारियों ने भी मिलकर एक एसोसिएशन बनाई हुई है, जो अल्टीमेटली लिंक्ड किससे करती है? सहारनपुर व्यापार मंडल से ही करती है। मतलब वो बड़ी बॉडी है, ये छोटी बॉडी होती है, समझते हो? अब बाबू जो बड़ी बॉडी होती है ना, उसके बाद डेटा बहुत आता है। अब मोरगंज बाजार का भी आ रहा है, गुच्छा मार्केट का भी आ रहा है, राजन मार्केट का भी आ रहा है, नए बाजार का भी आ रहा है, बहुत सारे बाजारों का। अब बहुत डेटा आता है। सर ये भी अपनी रिसर्च पब्लिश कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इसमें एक एग्जांपल दिया बेटा, एक बॉडी है शुगर मिल एसोसिएशन, पब्लिश इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग शुगर मिल्स इन इंडिया। शुगर मिल की एसोसिएशन है, वो क्या करती है? पब्लिश, शुगर मिल का डेटा पब्लिश करती रहती है। मैं भी एक एसोसिएशन का पार्ट हूं, सहारनपुर चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन, मेरी भी एक एसोसिएशन है, सहारनपुर चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन। जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट सहारनपुर में, सब भाई साहब उसके मेंबर है। वो भी एक पेपर पब्लिश कर सकती है कि कितने मेंबर हो गए मेरे, कौन किस एज का है, किसको एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा हो गया, वो भी अपना रिसर्च पेपर दे सकती है। क्लियर है बात बाबू? न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स। सर कुछ सस्ते डेटा न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स भी पब्लिश करते रहते हैं। अच्छे अच्छे न्यूज़पेपर भी हैं भाई, टाइम्स नाउ, इकोनॉमिक टाइम्स, ठीक है ना, ये भी डेटा पब्लिश करते रहते हैं। आप इनका भी इस्तेमाल कर सकते हो एज अ सेकेंडरी डेटा। ठीक है जी, आओ जी काम की बात। अनपब्लिश सोर्सेस, शायद मुझे कुछ बोलना ना पड़े, एक बार पढ़ना, एक बारी में समझ में आ जाएगा, फटाफट से पढ़ना, 2 लाइन है। बाबू एक पर्सन ने रिसर्च कंडक्ट करी
डेटा इकट्ठा करा लेकिन उसको पब्लिश नहीं करा क्योंकि उसकी रिसर्च प्राइवेट नेचर की थी। और उसके बाद क्या किया, अगर उसका इस्तेमाल किसी और को करना था तो उसको डेटा दे दिया, तो उसको आप बोल सकते हो अनपब्लिश्ड सेकेंडरी सोर्स है ये इन्फो का। ठीक है जी। वैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ भी ऐसा बहुत बार हो जाता होगा, मुझे ऐसा लगता है। रिसर्च कंडक्ट कर रहे होंगे, जब उनको लगा डेटा उनके लिए अनफेवरेबल है तो उन्होंने पब्लिश कभी नहीं किया होगा। बीच में आपको ये भी बता देता हूं, कई साल बीच में अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा नहीं आया कि इंडिया में कितने लोग अनएम्प्लॉयड हो गए। 25 से 30 करोड़ थी क्योंकि वो काउंटिंग। अभी भी मैं नहीं मानता 20 करोड़ से कम लोग अनएम्प्लॉयड हो इंडिया में। बहुत बड़ा नंबर है भाई, बहुत बड़ा। हर 7 में से एक आदमी अनएम्प्लॉयड है। चलो रखते हैं, आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों। बाय बाय।